अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ तूफ़ान खान। फाटिफ के हवाले से एक अच्छी खबर, लेकिन अभी भी हतमी तौर पर नहीं कि हम ग्रे लिस्ट से निकले हैं, अभी ऑन साइट विजिट होना है, लेकिन इसके मईशत पर मुमकिन असरात क्या होंगे, और साथ साथ इस खबर के हवाले से हमने एक बार फिर, क्योंकि एक पोलराइज माशरा हो चुका है, ख़ास तौर पे जिस तरह की सियासत बिलखुसूस तहरीकें कर रही है, उसके बाद हमने देखा है एक इंतशार सा हमें इस माशरे में हर बात पर नज़र आता है। फैटिफ के मामले को भी लेकर हमने देखा कि क्रेडिट लेने की कोशिश की गई, हर अतराफ से कोशिश की गई, असल में किस वजह से आज हम इस सतह पर पहुंचे हैं कि एक मुस्बत खबर शायद अक्टूबर में आ सकती है जब फैटिफ की ग्रे लिस्ट से हम निकलें। ये सवाल भी हम आज इस प्रोग्राम में उठाएंगे। अब ग्रे लिस्ट में आए कैसे थे, इसके पीछे क्या साजिश थी, क्या अवामिल थी, और आज के दिन सब में अहम सवाल यह है कि IMF प्रोग्राम के हवाले से कुछ ही देर कबल वज़ीर ख़जाना ने एक बार फिर हमें यह कहा है कि शायद कुछ दिन के अंदर कोई मुस्बत खबर IMF के हवाले से आ सकती है। यानी हमारा जो एग्रीमेंट है वो IMF के साथ साथ हमने कुछ इकदाम कर लिए हैं, शायद और इकदाम कुछ करने हैं। सैलरी क्लास के हवाले से भी मुफ्ता इस्माइल साहब ने कुछ बात की है। इन सब पे आज गुफ्तगू करते हैं। कामरान यूसुफ साहब सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब सीनियर सहाफ़ी तज़निगार प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। दोनों मोहतरम शख्सियात का प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कामरान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए ये फरमाइएगा कि आप कितने पुरुमीद हैं, और पहले ये जो हमने पहले से कह दिया कि हम निकल गए हैं, इस पर बात कीजिएगा, और दूसरा हम अक्टूबर में निकल जाएंगे, डूमोर का मुतालबा होगा, और इसके मुमकिन माशी असरात क्या होंगे, अगर इस पर आप रोशनी डाल सके कामरान यूसुफ साहब। देखें, जो लोग कह रहे थे कि हम फौरी तौर पर निकल जाएंगे, बल्कि जब ये मीटिंग बर्लिन में चल रही थी तो पहले से ही खास करके जो तरीके इंसाफ के कुछ रहनुमा थे वो मुबारकबाद देना उन्होंने शुरू कर दी थी। हालांकि वो खुद हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, उनको ये भी पता है कि जब आप फैटिफ की ग्रे लिस्ट में जाते हैं तो उसका भी एक तरीकाकार है, जब आप उससे निकलते हैं तो उसका भी एक तरीकाकार है। तो आप स्ट्रेट अवे उससे नहीं निकलते। जाहिर है कि जब आप जो भी एक्शन प्लान फैटिफ किसी भी मुल्क को देता है, तो जब आपने निकलना होता है तो जो भी इक़दाम, जो पहला प्रोसेस था वो तो जाहिर है कि जो की प्रोसेस था वो हमने कंप्लीट किया कि एटलीस्ट जो 2 एक्शन प्लान हमें दिए गए थे, एक जो फरवरी 2018 में 27 नुकाती प्लान दिया गया, और फिर अक्टूबर 2021 में एक 7 नुकाती एक और प्लान दिया गया। तो कुल मिला के ये 34 नुकाती एजेंडा जो फैटिफ की तरफ से हमें दिया गया। तो ये जो बर्लिन में मीटिंग हुई, तो कम अज कम ऑन द फेस ऑफ इट जो भी हमने इक़दाम किए, तो फैटिफ ने इसको एटलीस्ट ये कंक्लूड किया कि हमने इसके ऊपर जो अपना तमाम जो इक़दाम हैं वो पूरे कर लिए हैं। अब जो इसका अगला मरहला होता है वो होता ही यही है कि फैटिफ पाकिस्तान में अपनी एक टीम भेजेगी, और जो भी अब इक़दाम हमने किए हैं तो उनको वो करेगी वेरीफाई। अब जाहिर है आप उसे कह सकते हैं कि हाथी निकल गया है, दुम रह गई है, लेकिन ये भी एक क्रिटिकल प्रोसेस है, क्योंकि जब वो यहाँ पे आएंगे और वो कुछ भी आपसे सवालात कर सकते हैं, और ये हमें कहने में हर्ज नहीं होना चाहिए, जो सबसे अहम नुक्ता जिसके ऊपर गुज़श्ता कई महीनों से फैटिफ और जो पाकिस्तान है उनके दरमियान लय होती रही, वो थी कुछ हमारे यहाँ ऐसे अफराद हैं, कुछ ऐसी एंटिटीज हैं जिनको फैटिफ और फैटिफ में जो मेंबरान शामिल हैं वो चाहते थे कि उनको करार वाकई सजा दी जाए, और वो जो प्रोसेस हो वो इर्रिवर्सिबल हो, जिसमें हमने देखा कि 9 अप्रैल 2022 को हाफिज सईद को एंटी टेररिज्म कोर्ट ने एक सजा दी जिसमें उनको 33 साल की सजा दी गई। और वो मेरे ख्याल में क्रिटिकल पॉइंट था कि जो एक आखिरी नुक्ता रहता था जिस पर हम अमल दरामद नहीं कर रहे थे, जब हमने किया तो हमें फिर ऑन साइट विजिट मिल गया। तो अब जो प्रोसेस है, मैं क्विकली आपको बता दूं कि अगर फैटिफ की टीम जहां पे आती है और वो जो भी इक़दाम हमने किए उससे वो मुतमईन होते हैं, तो अक्टूबर में इसी साल एक और मीटिंग होगी, गालिबन पेरिस में होगी फैटिफ की। उसमें जो ऑन साइट विजिट होगा उसकी रिपोर्ट उनके सामने रखी जाएगी। अगर वो जो फैटिफ की टीम में मुतमईन होती है तो फिर बाकायदा तौर पर वो कह देंगे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल रहे हैं, लेकिन उस पर जो अमल दरामद है वो अगले साल फरवरी, यानी कि फरवरी 2023 से होगा। तो अभी भी हमें थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे ममालिक या चंद ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान को अभी भी चाहते हैं कि वो ग्रे लिस्ट में रहे। अच्छा, और ये जो टैबर्ट लैब की रिपोर्ट है अबाउट $38 बिलियन लॉसेस टू GDP 2008 से 18 के दौरान, क्योंकि ग्रे लिस्टिंग में हम लोग थे फैटिफ की, $38 अरब का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो हम क्या समझेंगे इस लिस्ट से, अगर हम अक्टूबर में निकल जाते हैं तो इसके मुमकिन माशी असरात मुस्बत क्या होंगे हमारे ऊपर? आप किस तरह इस पर रोशनी डालेंगे?
देखिए, सबसे पहले जो आपका, जब आप ग्रे लिस्ट में जाते हैं, जब आपने खुद ही हवाला दिया है, तबाद लैब की जो रिपोर्ट थी, $38 बिलियन का जीडीपी का नुकसान हुआ तकरीबन 2008 से 2018 के दरमियान, और जो इस साल का हमारा जो मजमूई बजट का हुजूम है वो $47 बिलियन है। तो आप अंदाजा करेंगे कि ये कितना बड़ा नुकसान है। जो सबसे नुकसान बड़ा होता है, एक तो आपकी जो इंटरनेशनल इमेज है, जब आप ग्रे लिस्ट में जाते हैं तो इंटरनेशनल इमेज आपका खराब होता है। जब आपका इंटरनेशनल इमेज खराब होता है तो जाहिर है कि फिर जो भी सरमायाकार है वो सोचेगा, एक दफा नहीं कई दफा सोचेगा कि इस मुल्क में सरमायाकारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, आपको पता है कि जब आप ग्रे जी कामरान यूसुफ साहब से अगर राब्ता बहाल हो सके इतनी देर में, जब तक ये सवाल का उनका पूरा मुकम्मल जवाब लेंगे। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, आपकी तरफ हम इस बात को लेकर आएंगे, आप इस अमल को कैसे देखते हैं? और दूसरी बात, इस पर क्रेडिट लेने की कोशिशें हुई, जिस तरह अभी कामरान साहब भी बता रहे थे कि पहले से वज़रा के बयान पीटीआई के आना शुरू हो गए साबिक के ये हमारी वजह से हुआ है। इसको आपने स्पेसिफिकली कैसे देखा? और इस नहज पर जो मुल्क है, जो इमरान खान साहब की सियासत है सड़कों पर आना, कल भी उन्होंने इस पर एहतजाज किया, क्या इससे फायदा हो रहा है या और नुकसान हो रहा है हमारा माशी? हफीजुल्लाह साहब, मेरे ख्याल है आपके दो सवाल बड़े डिस्टिंक्ट हैं, एक दूसरे बहुत मुख्तलिफ हैं। पहले तो आप FATF को या FATF को ले लें जो आप डिस्कस कर रहे हैं। मेरे नज़दीक IMF है या FATF है, ये जब से ये वजूद में आए हैं इनको बहुत ही ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। कहने को तो हम कह देते हैं, और उसकी चूंकि SOPs भी यही है कि टेक्निकल फोरम्स हैं, एक आपको फाइनेंस करता है, दूसरा ने ये सिर्फ देखना है कि टेरर फाइनेंसिंग तो मुल्क में नहीं होती। पहले ये ज़हन में रखें कि FATF है क्या। FATF ये चेक करनी है कि FATF जो टेरर फाइनेंसिंग हो या नहीं हो रही। इसके पुराने बैकग्राउंड है। ये पहले अमेरिका के अंदर 80s में के अंदर उन्होंने पेट्रा लॉ बनाया था जो कि फाइनेंशियल क्राइम्स के ऊपर था, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग थी। BCCI उस जमाने में एक पाकिस्तानी बेस्ड जो है उनका बहुत बड़ा बैंक था आबदी साहब का, उसको उन्होंने बैन किया। बहुत काम करते थे ये। फिरते फिर 9/11 के बाद इसकी फिर और चेहते आई, फिर लोगों के बैंक अकाउंट एक्सेस किए गए पूरी दुनिया के अंदर। इसी पेट्रोल लॉ को मॉडिफाई किया गया, फिर FATF आया। अब FATF बिल्कुल इनके पॉलिटिकल मोटिव्स है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने निकालने के भी दो तरीकेकार हैं। उन्होंने मुतमईन होता है कि जो आपने मेजर्स लिए हैं, अगर वो मेजर्स ठीक हैं तो वो आपको फौरन उसी वक्त जुम्बश कलम भी निकाल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल में उनका जो मोटिव का फर्क है। उन्होंने फिर कह दिया कि हम अक्टूबर में आके, बिल्कुल आप ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश तो लास्ट में भी दी थी, लेकिन अक्टूबर में आके इसको हम वेरीफाई करेंगे। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे है। अच्छा। 90% चांसेस है कि वो हमें वेरीफाई कर देंगे और देयर इज ऑलवेज ए लाइकलीहुड कि अक्टूबर में कहेंगे कि जब हमने ग्राउंड रियलिटी के साथ मैच किया है तो कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें देखेंगे कि उस वक्त आपकी हुकूमत क्या है, कौन है, आया यही हुकूमत चल रही है, वो कोई फौजी हुक्मरान आए हैं, कोई निगरान हुकूमत है, और वो कैसा परफॉर्म कर रही है। ये सारी चीजें उनके सामने हो गया पाकिस्तान के अंदर और एक्टिविटीज क्या हो रही हैं। और ये मत भूलें कि टेरर फाइनेंसिंग के अंदर दुनिया के अंदर जितनी मतलब दाइश इन पॉइंट है, सबसे इस वक्त बड़ी टेरर ऑर्गेनाइजेशन दाइश है। दाइश के बारे में बड़ी एक ऑथेंटिक किस्म की क्या है, उसकी इतनी खबरें भी आ चुकी हैं, मोटिव भी हैं, और एक उसके बारे में डिटेल्स जो है कि इजराइल ने शुरू की सीरिया के वार के ऊपर और फिर इराक के अंदर शुरू की, अब फैलते फैलते अब अमेरिका निकल के गए तो हमें पता चला जैसे 9/11 के ऊपर हमें पता चला कि कोई अलकायदा भी है। किसी बंदे ने अलकायदा के बारे में उससे पहले नहीं सुन रखा था। होगी, मैं उसको कसर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो सर्टिवली और मीडिया की जो जीनत बनी इंटरनेशनल मीडिया की, तो वो जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया चाहता था, तो इस बैकग्राउंड के साथ FATF है। जहां तक कामयाबी का है तो अंग्रेजी का मुहावरा है कि जी कामयाबी के कई बाप होते हैं, होने भी चाहिए, और नाकामी यतीम होती है, उसको कोई ओन नहीं करता कि किसके हाथ से पैदा हुई है। तो चूंकि एक सक्सेस स्टोरी है तो मैं कहता हूँ कि इसका क्रेडिट तहरीक इंसाफ को भी देना चाहिए, बारों ने काम किया है, और फिर इसका क्रेडिट इस हुकूमत को देना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी यही है। तो बिलावल साहब कौन नहीं जानता, वो भाग दौड़ करते रहे हैं। हो सकता है कि पहले भी ये सूरत हाल बन रही हो, लेकिन उसकी भाग दौड़ से भी जरूर कोई फायदा हुआ होगा।
और तीसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे मुतालबात जो थे, ये डॉन लीग से अब शुरू हुए तो आज तक, इसकी जो टेरर फाइनेंसिंग है और ये गुड तालिबान बैड तालिबान और ये जमात दावा के जो है जो सूरत हाल है, ये कौन नहीं जानता कि इसके पीछे हम जिनको हम नॉन स्टेट एक्टर्स भी कहते रहे हैं, ये वो लोग थे जो मेरे नजदीक ये पाकिस्तान का असासा थे। इनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है, इस सिवाय इसके कि इंडिया के वो कहते हैं खटक तो दिले यज़दा में कांटे की तरह, तो ये इंडिया के ऊपर, इंडिया चूंकि यूएसए का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो उसके पीछे और फिर पाकिस्तान के है जुर्म आपने मर के मफाजात। अच्छा, आपने भी हवाला ये दिया कि ये क्योंकि सियासी मोटिव्स होते हैं और दुरुस्त है ये बात, फाटिफ के हवाले से भी मैं इस पे कामरान साहब भी तज्ज़िया अपना देंगे, लेकिन ये बताएं आईएमएफ के हवाले से हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, खबर ये है कि शायद अमरीकी इन्वॉय और फिर अमरीकियों से कुछ हमारे ऑफिशियल्स की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद तवक्को की जा रही है कि 1 दिन 2 दिन या कुछ दिन के अंदर हम प्रोग्राम में वापस भी आ जाएंगे। तो अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस बिलाखिर यूज कर रहा है, क्योंकि समय बड़ा शेयर होल्डर है आईएमएफ में, बिलाखिर कर रहा है हफीजुल्लाह साहब, आपको लगता है, और हमें इस माशी मुश्किल से निकाल सकेगा? आईएमएफ और ये मैं तो जब से आईएमएफ और फेटफ जब भी आए हैं, और पहली दफा नहीं आए, हम 2011 या 12 में भी फेटफ में चले गए थे और 2015 में उससे बाहर निकले ग्रेड लिस्ट से, पिछली हुकूमत ने निकाला था, और फिर ले दे शुरू हो गई थी। फिर डॉन लीच पर बहुत बड़ा मशहूर स्कैंडल हुआ था कि जब निकले तो फिर नवाज शरीफ ने कहा जी हमें इसके बारे में परमानेंट मेजर लेने चाहिए, और मैं तो उसका भी क्रिटिक सीधा कहता था कि नवाज शरीफ साहब वगैरह जो हैं इनको बारह हमारे जो सिक्योरिटी एसेट्स हैं हर मुल्क यूज कर रहा है। यहाँ पे हमने देखा ब्लैक वाटर आई, डेनोकॉप आई, जी आई, अफगानिस्तान में काम करते नहीं, उनको क्या था, वो कॉन्ट्रैक्टर थे, क्योंकि माइट इज राइट। अमेरिका ने अपने सारे कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ कुछ 6 कॉन्ट्रैक्टर पाकिस्तान के अंदर सेटल थे, इनके दफ्तर था मैरियट इस्लामाबाद के अंदर ब्लैक वाटर का, फिर डेनोकॉप थी, जी थी। तो ये एक लंबी कहानी, आपके प्रोग्राम ज़ाहिर है उसकी डिटेल जो है उसमें नहीं जा सकते, लेकिन मैं हमेशा मुझे तकलीफ होती है कि जब जमात दावा जैसा, जिन लोगों का कोई इसके अलावा नहीं था कि अगर मुझे कोई कहे कि जी आप पाकिस्तान के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तानी रहा हूँ, मुझे कई दफा ISI वालों ने दूसरे ने कॉन्टेक्ट किया कि आप किसी से मिलवा सकते हैं, यकीन मुझे आसूदी होती थी, क्यों ना मिलवाऊं, मेरे मुल्क को किसी की जरूरत है और वो काम करना चाहते हैं, तो मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ मुल्क की सिक्योरिटी के लिए। खैर एनीवे, अब IMF जो है उससे बड़ा सियासी मोटिव है, एक मुल्क बना ले। IMF के जितने प्रोग्राम नॉन मुस्लिम कंट्री में शुरू हुए हैं उनके बाद मार्जन से देख लें, और जितने मुसलमान मुल्कों में शुरू हुए हैं, हर मुसलमान मुल्क एक दर्जन प्रोग्राम ले चुका है, बल्कि एक जमाने में सऊदी अरेबिया IMF का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था, लेकिन क्योंकि सऊदी अरेबिया वगैरह एनेक्स हैं, दुम छल्ले अमेरिका के, उनका पैसा भी अमेरिका मतलब इन्फ्लुएंस ही होगा। मैं अगर इजाजत दें हफीजुल्लाह साहब, मैं कामरान पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कामरान यूसुफ साहब, योर ओपिनियन ऑन दिस, क्योंकि आप उस बात को भी वहां से जवाब अपना कंप्लीट करें, ये भी बताएं कि ऐसी खबर है कि IMF अमेरिका अपना किरदार अदा करेगा उस एग्रीमेंट को क्लोज करने के लिए, जिस पर हमने देखा एक तातुल का शिकार में नजर आता है। आपको लगता है ऐसी इत्तलात है और ऐसा हो रहा है? जो गवर्नमेंट है उसकी तो पूरी कोशिश है, और हम देखा है कि 2 रोज पहले मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना और मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर आयशा जो गौस हैं, उनकी मुलाकात जो पाकिस्तान में यहाँ पे नामजद सफ़ीर हैं उनके साथ यकीनन हुई है, और उस मुलाकात का मकसद ही यही था कि पाकिस्तान चाह रहा है कि अमेरिका अपना असर रसूख इस्तेमाल करे IMF के ऊपर और इतनी सख्त शराइत हम पर ना आयद करे और किसी तरीके से फैसिलिटेट करे कि IMF के साथ जो हमारे मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हों। और ये अपनी जगह पे हकीकत मौजूद है कि IMF और ये जो इस तरह के इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको अमेरिका ज़ाहिर है कि कंट्रोल करता है, बहुत ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस है, सबसे ज़्यादा जो वोटिंग राइट्स हैं IMF के अंदर वो हैं ही IMF के। और माजी में भी हमने देखा 9/11 के बाद जब उस वक्त के मिलिट्री रूरल जनरल मुशर्रफ एकदम से वेस्ट की डार्लिंग बन गए, तो उस वक्त भी हम IMF के प्रोग्राम में जाते रहे और बाद में भी गए, क्योंकि उस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी, तो उन्होंने बहुत से वेवर्स भी हमें दिए जो IMF अदरवाइज आपको नहीं देता। तो ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर अमेरिका चाहे तो किसी हद तक पाकिस्तान की ज़रूर मदद कर सकता है, और ऐसी इत्तलात हैं कि शायद अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से निकालना चाहता है, लेकिन बावजूद इसके हमें कुछ जो इक़दामात हैं, बल्कि कुछ नहीं बहुत से ऐसे इक़दामात हैं वो करना पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है
कि ओवर द इयर्स नॉट जस्ट ये गवर्नमेंट, इससे पहले या उससे पहले भी, कि हम जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो IMF हो या हमारे दोस्त ममालिक हो, जब उनसे हम कर्जा लेते हैं या कोई और अग्रीमेंट करते हैं तो उसके बाद हम मुकर जाते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं करते, तो हमारी क्रेडिबिलिटी अब बैनुल-अक़वामी सतह पर इतनी कम है कि आपके दोस्त भी जो हैं वो आपकी मदद करते हुए कतराते हैं। और तो इसमें सरासर हमारा कसूर है कि IMF अगर आपको इतना टफ टाइम दे रहा है, उसकी वजह यह है कि जो माजी में हमने उनसे मुआहदे किए, जो कमिटमेंट्स की, उसको हमने पूरा नहीं किया, और इसी वजह से अभी जो है वो IMF इसीलिए देर लगा रहा है क्योंकि अभी भी उनको खदशा है कि शायद ये गवर्नमेंट कुछ कमिटमेंट्स करे और बाद में वो बैकआउट कर जाए, तो हमें जो अपने गिरेबान में झांकने की भी जरूरत है। लेकिन जाहिर है कि मौजूदा जो सूरत हाल है, मुझे लगता है कि डू और डाई सिचुएशन है, क्योंकि अगर IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं होगा, और ये बहाल होना मेरे ख्याल में विद इन दिस मंथ, ये आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट, और बल्कि आई थिंक ये नागुज़ीर है। अगर नहीं होगा तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि रुपए की कदर किस तेजी से गिर रही है, और फिर इस गवर्नमेंट के लिए शायद मामला चलाना इतना आसान नहीं होगा। जिस तरह रुपया गिर रहा है और उससे लग ऐसा रहा है कि हुकूमत कुछ कर भी नहीं रही, जिससे लग रहा है कि हुकूमत भी हेल्पलेस नजर आ रही है। ऐसा क्यों है? और मजीद अहम सवालात फाटिफ के हवाले से भी इस मुख्तसर से ब्रेक के बाद हम वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में फाटिफ के बाद अहम तरीन सवाल IMF के हवाले से, और साथ साथ ये कि आगे का रास्ता कितना कठिन है, कितना मुश्किल है। हुकूमत पहले ही कुछ फैसले कर चुकी है, आगे और कितनी मुश्किल आनी है, और क्या सियासी असरात इन मुश्किल फैसलों के होने लगे हैं। हर एक के सियासी जमात के मुस्तकबिल के ऊपर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात करते हैं। पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो कहा है इनकम टैक्स स्लैब्स के हवाले से, IMF प्रोग्राम के हवाले से कुछ सवाल उनसे पूछे गए, उन्होंने क्या कहा है, लेट्स हियर दिस। क्या IMF 15% तनख्वाहें बढ़ाने पर और 12 लाख तक इनकम टैक्स छूट देने पर IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है हमारे, as long as we have the पैसे, और 12 लाख रुपए के ऊपर जो है तनख्वाह पे वो इंशाल्लाह ताला वो बात होगी। टैक्स एग्जेम्पशन का बता दें कि 12 लाख वो इंशाल्लाह ताला उनको फंडामेंटल प्रोटेक्ट करेंगे। सर 47 बिलियन का जो रिलीफ दिया है उसमें कुछ कमी होगी किसमें? इनकम टैक्स रिलीफ 47 बिलियन को। कल इमरान खान साहब ने भी एहतजाज किया था। बहुत से लोग जो उनके चाहने वाले हैं वो कहने लगे जी कि उन्होंने लोग ज़्यादा निकाल लिए, लोग निकलने की वजह उन्होंने कह दिया जी महंगाई है। लेकिन जो भी फैसले उनके सियासी असरात तो हैं। अगर महंगाई हो रही है तो उसके सियासी असरात हैं। क्या होंगे सियासी असरात? हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, हुकूमत मुश्किल फैसले कर रही है, IMF के कहने पर कर रही हो या अपनी मईशत को बचाने के लिए कर रही हो, फैसलों के मुमकिन सियासी असरात क्या हैं? देखिए, बात यह है कि वो एक अमेरिकन क्लीशे है कि रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो IMF के साथ भी है और पाकिस्तानी अवाम के साथ भी है। IMF को ये यकीन दिला रहे हैं कि जो कुछ आप हमसे चाहते हैं हम करवा के रहेंगे, और अवाम को ये तासुर देते हैं कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें लेके आएंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल कॉस्ट है हर चीज़ की। फिर ऑप्टिक्स है, तो वो बेचारे लेफ्ट राइट करके किसी तरीके से दरमियान के अंदर सूरत हाल निकाल रहे हैं। जहां तक इमरान खान साहब है, तो इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल मिथ है वो टूट चुकी है। हम क्यों नहीं ये रियलाइज करते कि इमरान खान साहब का जो नैरेटिव था, वोट को जो इम्पोर्टेड हुकूमत और मीर कासिम के थ्रू स्टूजे इंस्टॉल किए गए हैं, अब उसके ऊपर उन लोगों को नहीं निकाला। लास्ट टाइम हर स्पीच के अंदर उन्होंने इस चीज को प्रायोरिटी दी, और उसके लिए 25 मई को उन्होंने लॉन्ग मार्च रखा और करके भी दिखाया। अगर वो लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाता तो उसका एक ही कामयाबी क्या होती है कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो आपको मिले या नहीं मिले। फौरी इलेक्शन चाहते थे, नहीं मिले। अब उनके पास जो कल तक की स्पीच है, लकीली मैंने इमरान खान साहब की कल की स्पीच पूरी सुनी है। तो पहले तो ये बात है कि 26 मई के बाद उनकी जितनी स्पीचेस हैं, जिस दिन उन्होंने लॉन्ग मार्च को उन्होंने कैंसिल करके कहा था कि 6 दिन के अंदर मैं दोबारा कॉल दूंगा। अगर 26 मार्च से 6 दिन गिने तो आज 25 दिन हो चुके हैं। अगर यकम मई से 6 दिन गिने, जब 6 दिन यकम जून से, तो आज जो है 19 दिन हो चुके हैं। Exactly. लेकिन अब उसके ऊपर, जिसके ऊपर लॉन्ग मार्च देनी थी और इम्पोर्टेड हुकूमत, जिसके ऊपर उनका एक फर्वर भी था, जुनून भी पैदा किया। आपने देखा कि पूरे मुल्क के अंदर इमरान खान से कोई नैरेटिव था, उसमें तूती बोलता था। कम से कम
क्योंकि उनको एक काउंटर कहीं से किया नहीं जा रहा था, तो जो पूरे मुल्क में 4 शू जो थे, जो तासुर था इमरान खान के नैरेटिव के था, इमरान खान साहब ने जब अब महंगाई पे निकाला, तो मैंने तो अपने जियो के प्रोग्राम में भी कहा, वीलॉग में कहा कि पहली चीज है, मैं तो चूंकि पॉलिटिक्स के अंदर एक ही चीज को वॉच करता हूँ, ये नैरेटिव का चेंज होना छोटी बात नहीं, हमने नोटिस नहीं किया। पहली तो चीज ये कि आप ये लॉन्ग मार्च जो है, जब मुझे तहरीक इंसाफ वालों ने पूछा था 26 तारीख को कि ये उनको कोई नहीं पता था कि इमरान खान साहब को 6 दिन में दोबारा इलेक्शन मिलने हैं, उनका ख्याल है किसी ने वादा किया है और ये तासुर दिया गया, जैसे फजल रहमान साहब को तासुर दिया गया था कि जो कामयाबी के साथ जा रहे हैं। इमरान खान साहब के बारे में उनको चाहने वाले और मानने वालों को था कि जी शायद उनके साथ वादा किया गया। मैंने कहा यार नहीं मिलेंगे, आपको कोई इलेक्शन नहीं मिलेंगे। और अब इमरान खान साहब को जो पहले से मैं समझता था कि उनके जलसे जुलूस जो थे वो जो उनका प्लानिंग था, उससे लगता था कि कोई ऐसा बंदा उनको ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है जो उनको इस चीज पे आमादा कर रहा है, क्योंकि ये मेरी फील्ड है, मैं यही जायचा बनाता हूँ और यही बताता हूँ कि और इसी पे तजिया करता हूँ, यही मेरे पास अच्छा या बुरा जो मेरी कैपेसिटी उसके मुताबिक है। तो मुझे एग्जैक्टली था कि इमरान खान साहब की स्कीम उन्होंने निकलवा दी है, और निकलवाई किसी जो इमरान खान का फ्री के मुखालिफ है उन्होंने। अच्छा। और वो एक कितने तरीके से, हालांकि बड़ा रिस्क था कि आप उनको पब्लिक में छोड़े, पब्लिक को उठाएं और पब्लिक का बहुत बड़ी निकल आती, उसको कोई हल नहीं होता। हम पास में देख रहे हैं पब्लिक अदारों में निकल आए। इमरान खान साहब में अब अदम नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने महंगाई का, मैं दो फिक्र ऐड कर दूं। इमरान खान ने महंगाई में पहली बात यह कि नैरेटिव चेंज हुआ है, ये आम वाकया नहीं हुआ सर, कि नैरेटिव के बयानिए का तब्दील हो जाना। चला वो भी रहे, लेकिन अब वो लोग चाहते हैं कि महंगाई के ऊपर जो ऑलरेडी उनका ख्याल था, जैसे पीडीएम सोचती थी कि लोग पीछे हुए हैं और लोग उठ खड़े होंगे, भाई ऐसी तर्जा करार नहीं होती। और मैं जो कल रात को लोगों का, कल रात का शो का बाजारों के अंदर शो कराने सेल्फ रिट्रीट होती है। ठीक है कामरान साहब, मैं अगर जाते हैं ठीक है कामरान यूसुफ साहब, आपका भी मौक़िफ़ इसके ऊपर मुझे बताएगा, मुमकिन सियासी असरात इससे क्या है, जिस हफीजुल्लाह साहब कह रहे हैं नैरेटिव हैज चेंज्ड, आपको भी लगता है कि अब महंगाई का नैरेटिव हो चुका है और तहरीक इंसाफ की जीत हो या ना हो, लेकिन मौजूदा हुकूमत की शिकस्त इसमें है? बिल्कुल, आई थिंक जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है, जाहिर है कि एक तो इमरान खान का जो सपोर्ट बेस है वो तो जगह पे कायम है, इवन हुकूमत में निकलने के बाद भी वो बड़े बड़े जलसे करते रहे, और उसके बाद अगर ये गवर्नमेंट जो आई थी, इत्तेहादी गवर्नमेंट, ये वादा करके आई थी कि ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से बेहतर तरीके से इनके पास प्लान है पाकिस्तान की मईशत को किस तरह आगे लेकर के चलना है। और सबसे बड़ा मसला इस वक्त मेरे ख्याल में ना सियासी है ना कोई और है, वो है पाकिस्तान की मईशत को किस तरह दुरुस्त सिमत पे डालना है। और अगर इनके बारे में जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ज़ाहिर है 11 जमातें इसके अंदर हैं और तजुर्बाकार लोग हैं, और अगर ये किसी तरह का रिलीफ देने में, इवन आफ्टर टेकिंग टफ डिसीजंस, जो इन्होंने पेट्रोल की कीमत हो, इसके अलावा बिजली या गैस की कीमतें बढ़ाने के बाद भी अगर मईशत को दुरुस्त सिमत पे ना डाल सके, तो यकीनी तौर पर इसका जो एडवांटेज है वो इमरान खान साहब को होगा। इवन के जो मौजूदा हुकूमत के जो हिमायती हैं, जो सपोर्टर्स हैं, शायद उनके लिए भी इस गवर्नमेंट को और इस गवर्नमेंट में जो जमातें हैं उनके लिए सपोर्ट कायम रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो इसलिए आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, अगर ये चाहती है कि इनकी कोई सपोर्ट बेस अवाम के अंदर रहे और अवाम का कुछ गम और गुस्सा कम हो, तो सबसे बड़ा टेस्ट जो है वो है यही कि ये किस तरीके से मईशत को सही समत डालते हैं। तो जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि वो बड़े उम्मीद हैं कि अगर 1-2 रोज में IMF के साथ प्रोग्राम हो जाता है, प्रोग्राम बहाल हो जाता है, तो फिर कभी इम्कान है कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब है, UAE है, चाइना, इवन कतर की भी बात हो रही है कि वहां से इनको कोई फाइनेंशियल बेल आउट पैकेजेस मिल जाते हैं। और प्लस ये बात याद रखें कि बहुत से जो इस वक्त इंटरनेशनल जो फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत से मसाइल मुआशी तौर पर उभर रहे हैं, लेकिन एक ये फैक्टर भी है कि जिस तरह अमेरिका में कहा जा रहा है कि वहां पर एक इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा है, अमेरिका में इकोनॉमिक रिसेशन आएगा तो यकीनी तौर पर बाकी दुनिया उससे मुतासर होगी, डिमांड जो है वो कम होगी। चीन के अंदर कहा जा रहा है कि वहां पे मईशत सुस्त रदी का शिकार है, वहां पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। तो हमारे लिए शायद उसके अंदर एक विंडो है कि अगर ये डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में एनर्जी की, खास करके तेल की, कम होती है,
तो उससे यकीनी तौर पर जो तेल की कीमतें हैं ऐन मुमकिन है कि अगले 2-3 माह में नीचे आ जाए। और अगर ये IMF के साथ प्रोग्राम बहाल कर लेते हैं और दूसरा इनको दोस्त मालिक से कुछ मदद मिल जाती है, प्लस इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें नीचे चले जाती हैं, तो ये मुमकिन है कि शायद मुझे वक्त की किल्लत है कि सेगमेंट का टाइम खत्म हो रहा है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कामरान यूसुफ साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपना अहम तरीन हफीजुल्लाह न्याजी साहब आपने ज्वाइन किया, अहम तरीन मौक़िफ़ दिया। एक ब्रेक की तरफ हम नाज़रीन दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर पर बात करेंगे। जो फैटिफ हैं इसके कवानीन और उसमें जो रद्दोबदल और जिसका एक्शन प्लान था, रियल एस्टेट सेक्टर जिसमें बहुत सा पैसा जाता है, बहुत सा ब्लैक मनी भी जाता है, इस पर गुफ्तगू होगी, रियल एस्टेट सेक्टर से गुफ्तगू होगी कि फैटिफ रेगुलेशंस और इस पूरे ग्रे लिस्ट से निकलने के हवाले से रियल एस्टेट पर क्या इंपैक्ट है या क्या नहीं है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। और फैटिफ के हवाले से रियल एस्टेट सेक्टर भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस सेक्टर के हवाले से 2-3 अहम चीज़ें कुछ माह कब हमने FBR से सुनी थी। एक ये कि कोई कन्विक्टेड इंडिविजुअल्स के साथ कोई डील या ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। दूसरा, जो डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस प्रोफेशनल्स की डेफिनेशन में रियल एस्टेट सेक्टर आता है, तो इस हवाले से भी कुछ कदगने थी कि कौन इसका बेनिफिशियल ओनर बन सकता है, कौन ये कारोबार कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, क्या कवानीन थे। एहसन मलिक साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी रियल एस्टेट एसोसिएशन, रियल एस्टेट कंसल्टेंट एसोसिएशन हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो फरमाइएगा, फैटिफ के हवाले से रियल एस्टेट के लिए क्या इंप्लीकेशंस थी और क्या कवानीन लागू हुए और क्या तब्दीलियां आई थी? जी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सुफियान, ये फैटिफ का जो इशू है फर्स्ट टाइम 2019 में स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये जब प्रेशर बिल्टअप होना शुरू हुआ तो PTI की गवर्नमेंट में सितंबर 2021 में एक FBR ने एक SRO निकाला 924, जिसमें ज्वेलर्स, मनी चेंजर्स एंड रियल एस्टेट एजेंट्स, डेवलपर्स एंड बिल्डर्स को इंक्लूड किया गया और उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी बनाई गई जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी। फिर उसके बाद नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने फॉर्म की और उसमें जो मेजर रोल था वो बेसिकली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, MS जो इनकी MO डायरेक्टरेट है वो थी, और प्लस FBR में एक DG DNFBP जो कि मोहम्मद इकबाल साहब थे, उन्होंने हम लोगों को इंगेज किया और उसके बाद इसको प्रैक्टिकल बनाया गया और वर्केबल किया गया और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी रियल एस्टेट एजेंट्स में, डेवलपर्स में की गई। उसके लिए हमने काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस भी की, अवेयरनेस सेशंस भी हुए और फाइनली लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया फॉर द सेक ऑफ कंट्री और जो ग्रे लिस्ट में हमारा नाम था उसको निकालने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले खबरें आई हैं कि फैटिफ ने एग्री कर लिया कि हमने तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल कर ली हैं और होपफुली अक्टूबर में हमारा नाम निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले फैटिफ की टीम पाकिस्तान आएगी और वो ऑन साइट इंस्पेक्शंस वगैरह करेगी, जिसके लिए रियल्टर्स, डेवलपर्स और बिल्डर्स मेंटली भी तैयार हैं और ऑपरेशनली भी तैयार हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन या जो गाइडलाइंस हमें दी गई थी फैटिफ की तरफ से वो हमने उनका रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया है, CDD फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया है। तो एक पॉजिटिव इकदाम है और हम ये समझते हैं बीइंग ए रियल एस्टेट सेक्टर एंड रियल एस्टेट कम्युनिटी कि हमें भी एक ऐसे अदारे की ज़रूरत थी जो इस सेक्टर को रेगुलेट करे, क्योंकि इससे पहले हमारे पास कोई ऐसा अदारा नहीं था जहां पे हमारी कोई रजिस्ट्रेशन हो, जहां पे कोई रिकॉर्ड रखा जाता हो। तो काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हुई और इसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मैं दोबारा नाम लूँगा DG DNFBP ने बहुत काम किया दिन रात। और ऑब्वियसली अभी तो ये दोनों पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स क्रेडिट लेने के चक्रों में, असल में ये क्रेडिट रियल एस्टेट कम्युनिटी को जाता है। ये बताएं क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन है आपके सेक्टर में, जो डॉक्यूमेंटेशन है आपके सेक्टर में वो किस स्टेज पर है? क्योंकि कुछ माह पहले तक जो फिगर्स थी वो 30,000 के करीब थी और कहा गया था कि तकरीबन 10 लाख ऐसे हैं जो कि नहीं आ रहे नेट के अंदर। क्या ये इम्प्रूव हुआ है और इसको इम्प्रूव करने के लिए मौजूदा वजीर खजाना से मुलाकात आपकी कोई हुई या इस बारे में कोई बात हुई कि डॉक्यूमेंटेशन को किस तरह इंक्रीज किया जाए?
भाई रिसेंटली मेरी 3 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई है और जहां तक रही बात रजिस्ट्रेशन की, बहुत अलमिया है ये कि हमारा एफबीआर या फाइनेंस मिनिस्ट्री वो बजाय टैक्स नेट को या टैक्स बेस को बढ़ाने के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइलर्स को ही छुरी फेरने के चक्रों में रहती है। और जहां तक रही बात जो परसेंटेज आपने बताई, बिल्डर्स और डेवलपर्स और रियल एस्टेट जो लोग हैं वो अप्रॉक्सीमेटली जो एफबीआर से इस वक्त लिस्टेड हैं वो कुछ 30-35,000 की ब्रैकेट में है और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब डीएनएफबीपी रजिस्टर भी हो चुके हैं। और एक जो प्लस पॉइंट है कि जितने भी अदारे हैं, चाहे वो डीएचए है, चाहे वो सीडीए है, चाहे वो बैरिया टाउन है, वहाँ पे तब तक ट्रांजैक्शन मटेरियलाइज नहीं हो सकती जब तक के क्लाइंट को एक डीएनएफबीपी रजिस्टर्ड स्टेट एजेंट